My dear students, you are most welcome on WS Academy. This is a lecture series of NCERT. लेकिन NCERT 6th class हमने पॉलिटी का कंप्लीट किया. Now we are moving towards class 7th. अब ये क्लास 7th NCERT है फॉर इंडियन पॉलिटी. ठीक है, तो इसका जो है इसको हम सिविक्स भी बोलते हैं ना, पॉलिटी को जब छोटी क्लास में हम पढ़ते थे. तो चैप्टर पहला आज चैप्टर पढ़ेंगे हम, चैप्टर 1 ऑफ इंडियन पॉलिटी ऑफ क्लास 7th. तो जिसका टाइटल है ऑन इक्वालिटी. इक्वालिटी के बारे में ये चैप्टर है. तो चलिए देखते हैं इसके सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है. सबसे पहली बात, इक्वालिटी इज़ अ कंडीशन इन विच एडुकेट अपॉर्चुनिटीज़ आर गिवन टू ऑल. इक्वालिटी हम उस स्टेट को बोलते हैं, उस कंडीशन को बोलते हैं जहाँ पे आप जो भी अपॉर्चुनिटीज़ आपके पास होती है वो आप सब के लिए ओपन रखते हो. ठीक है, तो इक्वालिटी वो कंडीशन होती है जहाँ पे आप अपॉर्चुनिटीज़ हर एक को देते हो. ये नहीं ऐसा कि अमीर को दोगे, गरीब को नहीं, औरत को नहीं दोगे, मर्द को दोगे, आप हर एक को अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करते हो. उस कंडीशन को हम इक्वालिटी बोलते हैं. इक्वल राइट टू वोट क्या होता है? इन अ डेमोक्रेटिक कंट्री लाइक इंडिया, अडल्ट्स इरेस्पेक्टिव ऑफ देयर रिलीजन, कास्ट, एजुकेशन, स्टेट्स और प्लेस ऑफ बर्थ आर गिवन राइट टू वोट अंडर यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज. यहाँ पे आपको याद रखना है यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज है क्या. देखो, इक्वल राइट टू वोट बहुत सारी कंट्रीज, हर एक डेमोक्रेटिक कंट्री में है, उसमें इंडिया भी आता है. इंडिया भी एक डेमोक्रेटिक कंट्री है. इंडिया में भी इक्वल राइट टू वोट है. यहाँ पे यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज है. यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज का मतलब क्या होता है? यहाँ पे जो है, यहाँ पे यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज है, उसका मतलब क्या होता है? यहाँ पे हर कोई अडल्ट, मतलब जो भी 18 ईयर्स की एज से, जिसकी भी एज ज़्यादा होगी, जो भी 18 ईयर्स होगा, 18 ईयर्स से ज़्यादा एज होगी, 18 और अबो 18 ईयर्स ऑफ एज जो भी होगा, जो भी अडल्ट होगा, उसको हक है वोट डालने का. वो वोट डाल सकता है, उसको राइट है वोट डालने का. लेकिन यहाँ पे है इक्वल राइट टू वोट. इसका मतलब ये है, चाहे अडल्ट अगर ब्राह्मण हो उसको भी राइट टू वोट है, अडल्ट अगर क्षत्रिय हो उसको भी राइट टू वोट है, अडल्ट अगर दलित हो उसको भी राइट टू वोट है, अडल्ट अगर मुस्लिम हो उसको भी राइट टू वोट है, अडल्ट अगर फीमेल हो उसको भी राइट टू वोट है. ठीक है, या अडल्ट अगर पंजाब का हो या कश्मीर का हो या जम्मू का हो, कहीं का भी हो, उसको राइट टू वोट है. ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं इक्वल राइट टू वोट. डज इक्वलिटी एग्जिस्ट? क्या इक्वलिटी जो हम बोलते हैं, या क्या ये किताबों में ही है या एग्जिस्ट करती है? इन रियलिटी डिफरेंस एग्जिस्ट्स बिटवीन रिच एंड पुअर. रियलिटी में डिफरेंस होती है. अगर हम देखेंगे ना, अमीरों और गरीबों में, अगर हम सोसाइटी की बात करेंगे, बहुत फ़र्क होता है, उन डिस्क्रिमिनेशन भी होता है. कास्ट सिस्टम इज़ ऑल्सो रिजिड. आपको पता है इंडिया में बहुत ज़्यादा रिजिड कास्ट सिस्टम है. यहाँ पे अभी भी अगर शादी करनी होती है तो इंटर कास्ट बहुत मुश्किल होता है, मतलब कास्ट के बाहर शादी करना, उस पर अभी भी यहाँ पे बहुत सारी जो है कॉन्फ्लिक्ट्स, और उसकी वजह से बहुत सारे केसेस अभी सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट्स में चल रहे हैं. अगर हम यहाँ पे बात करेंगे, बहुत ज़्यादा केसेस ऐसे भी आ रहे हैं बहुत सारे एरिया से जहाँ पे लोअर कास्ट के लोगों को फिर किसी चीज़ के लिए फिर ये करने पे मारा गया. ठीक है, या अभी भी कुछ एरियाज है जहाँ पे कुछ टेम्पल्स में लोअर कास्ट लोगों को आने नहीं देते हैं. तो कास्ट सिस्टम इंडिया में रिजिड है. दलित्स इन इंडिया एंड माइनॉरिटीज़ आर डिनाइड राइट टू डिग्निटी एंड इक्वालिटी. अगर हम अभी तो फिर भी बहुत मतलब बहुत मॉडर्नाइजेशन हो गया, बहुत इक्वलाइजेशन, बहुत इक्वालिटी मतलब हो रही है, क्योंकि आजकल सोशल मीडिया है, न्यूज़ रिपोर्टिंग है, टेलीविजन है, मीडिया का बहुत रोल है, जुडिशरी है. लेकिन अगर हम कुछ साल पहले की बात करेंगे, इंडिया में दलित्स और या माइनॉरिटी जो थी, उनको जो है उनको डिग्निटी और इक्वालिटी नहीं दी जाती थी. इक्वालिटी इन इंडियन डेमोक्रेसी, अगर हम इंडियन डेमोक्रेसी की बात करेंगे, उसमें इक्वालिटी किसको बोला जाता है? द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रिकॉग्नाइजेज एवरी पर्सन एज इक्वल. हाउएवर इट डज नॉट मीन दैट इनइक्वलिटी डज नॉट एग्जिस्ट इन इंडिया. बोला जाता है कि जो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें हमें इक्वलिटी का बताया गया है. उसमें आर्टिकल्स हैं, आप पढ़ोगे आर्टिकल 14 to 18 है, वो राइट टू इक्वलिटी में आता है, उसमें राइट टू इक्वलिटी आता है. लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि प्रैक्टिकली यहाँ पे इनइक्वलिटी है नहीं. इनइक्वलिटी है, बहुत जगह पे अभी भी है. 4 प्रोविजंस प्रोवाइड इक्वलिटी इन इंडिया. 4 प्रोविजंस है इंडिया में जो इक्वलिटी की तरफ हमें ले रहे हैं. सबसे पहला है इक्वलिटी बिफोर लॉ. मतलब हर एक के लिए लॉ के सामने हर एक इक्वल है. चाहे गरीब चोरी करे या अमीर चोरी करे, दोनों के लिए सेम लॉ होगा, और लॉ के सामने वो दोनों चोर है. कोई अमीर चोर और गरीब चोर नहीं कहलाएगा, दोनों चोर है. ठीक है. दूसरा है नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, कलर, रिलीजन, रेस, जेंडर
ठीक है। तो मतलब ऐसा नहीं है कि आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाओगे तो आप ब्लैक स्किन टोन के हैं तो आपको इलाज नहीं कराया जाएगा, या आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाओगे आप इस जाति से तो आपको इलाज नहीं कराया जाएगा। तो ये भी ये अलाउ ही नहीं किया गया है। जो पहला वाला है ना, जो इक्वालिटी बिफोर लॉ, यही है आर्टिकल 14, और जो डिस्क्रिमिनेशन वाला है ना, नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेस ऑफ दिस, ये है आर्टिकल 15, ठीक है। तो मैं आगे अलग अलग से पढ़ने, ऐसे बस आप तो थोड़ा सा समझा रही हूँ। एवरीवन हैज़ इक्वल एक्सेस टू ऑल पब्लिक प्लेसेस एंड अनटचेबिलिटी हैज़ बीन एबॉलिश्ड, ठीक है। तो ये पब्लिक प्लेसेस भी 15 में जैसे आएगा। अनटचेबिलिटी आर्टिकल 17 है। अनटचेबिलिटी मतलब जैसे दलित के साथ या शेड्यूल कास्ट के साथ किया जाता था, उनके साथ उनके छूने से ही बोलते थे कि सब कुछ गंदा हो गया, ठीक है। तो अनटचेबिलिटी प्रैक्टिस करना इलीगल है यहाँ पे इंडिया में, उसके लिए पनिशमेंट है अगर कोई अनटचेबिलिटी प्रैक्टिस करेगा। बात समझ आ गई। द गवर्नमेंट हैज़ ट्राइड टू इम्प्लीमेंट इक्वालिटी फर्स्ट थ्रू लॉज एंड सेकेंड थ्रू गवर्नमेंट प्रोग्राम्स और स्कीम्स टू हेल्प डिसएडवांटेजेस कम्युनिटीज़। तो गवर्नमेंट जो बहुत काम कर रही है इंडिया में कि वो चाहती है कि इक्वालिटी यहाँ पे लाए। तो उन्होंने कैसे वो इक्वालिटी लाने की कोशिश की? पहले तो उन्होंने लॉज बनाए हैं, जैसे अनटचेबिलिटी लॉ, एंटी अनटचेबिलिटी लॉ बनाया है, एंटी स्कैवेंजिंग लॉ बनाया है, मतलब बहुत सारे लॉज बनाए हैं। एक तो वो, दूसरा ये है कि उन्होंने बहुत सारे प्रोग्राम्स और प्लान्स लाती हैं हर साल। जब भी हर गवर्नमेंट आती है वो अपने अपने प्लान्स और प्रोग्राम्स के साथ आती है। वो क्या करती है, वो कोशिश करती है जो डिसएडवांटेजेस ग्रुप है, जो विक्टिम्स होते हैं, उनको थोड़ा अपलिफ्ट कराना, थोड़ा नहीं बहुत अपलिफ्ट कराना, ठीक है। तो दोनों तरफ से गवर्नमेंट काम कर रहा है। Programs like midday meal scheme have been launched to improve the attendance and enrollment ratio of चिल्ड्रंस इन स्कूल। जैसे आपको पता है कि मिड डे मील स्कीम लॉन्च की गई एजुकेशन डिपार्टमेंट में, एजुकेशन मिनिस्ट्री ने। क्योंकि उससे क्या हुआ, एक तो बच्चों को अच्छा खासा खुराक, न्यूट्रिशियस फूड, मतलब अगर वो जो घर में खाते हैं उससे एडिशन न्यूट्रिशियस हो जाता है स्कूल में जब मिलता है। और ये है कि उस खाने पीने के लालच से भी क्या कहते हैं, उनको घर वाले भेजते हैं स्कूल, तो एनरोलमेंट रेशियो भी बढ़ गया, ठीक है। उससे क्या होगा, हमने क्योंकि गवर्नमेंट स्कूल्स में ज़्यादातर कौन पढ़ते हैं, डिसएडवांटेज ग्रुप्स के बच्चे पढ़ते हैं, स्वीपर्स के बच्चे पढ़ते हैं, इवन लेबर्स के बच्चे पढ़ते हैं। हमें ये पता है, ये प्रैक्टिकली इट्स ट्रू, रियलिटी, इट्स अ हार्श रियलिटी। तो वहाँ पे उस डिसएडवांटेज ग्रुप्स होते हैं कि वो डिसएडवांटेज ग्रुप जो है ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को कहाँ भेजे, स्कूल भेजे, और फिर उनको क्या कराए, उनको उससे क्या हो जाए, एक तो उनको एजुकेशन मिलेगी और उनको पता चलेगा अवेयरनेस की, उनके राइट्स क्या है, बाकी चीज़ क्या है। तो इसके लिए भी गवर्नमेंट ने स्कीम्स लॉन्च की है। Issue of equality in other democracies in USA also the civil rights movement of 1960s restored the dignity of Afro-American based on color। तो देखो, ये ज़रूरी नहीं है कि हमारे इंडिया में ही नहीं भेदभाव था, बाकी कंट्रीज़ में भी भेदभाव होता था। जैसे अमेरिका में जो एफरो अमेरिकन जो थे, मतलब जो अफ्रीका से आए हुए थे सेटलड वहाँ पे, वो थोड़ा ब्लैक टोन स्किन थी उनके साथ भेदभाव होता ऑन द बेस ऑफ कलर ऑफ स्किन। तो उनके लिए भी मूवमेंट्स चली, सिविल राइट्स मूवमेंट्स कब चली, वो 1960s में चली, ठीक है, 1960s में चली, राइट। बात समझ आ गई। तो दिस वॉज ऑल इन दिस चैप्टर नंबर 1। इसके बाद अगर हम देखेंगे चैप्टर नंबर 2 इसका, ये क्लास 7 का चैप्टर नंबर 2 भी हम कर लेते हैं क्योंकि 1 छोटा सा ही था। अच्छा, चैप्टर नंबर 2 का टाइटल है रोल ऑफ गवर्नमेंट इन हेल्थ। हेल्थ सेक्टर में गवर्नमेंट क्या किया गवर्नमेंट ने और क्या क्या हम देखेंगे, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है यहाँ पे। व्हाट इज़ हेल्थ? हेल्थ क्या है? हेल्थ मीन्स आवर एबिलिटी टू रिमेन फ्री ऑफ इलनेस एंड इंजरीज। ये होती है, हेल्थ होता है कि एक इंसान की एबिलिटी, कितनी एबिलिटी है इंसान में कि वो बीमारियों से दूर रहे और ज़ख्मों से दूर रहे, मतलब बीमारियों चोटों वोटों से दूर रहे। देयर आर सर्टन फैक्टर्स विच अफेक्ट आवर हेल्थ। कुछ फैक्टर्स है जो हमारे हेल्थ को अफेक्ट करते हैं। हेल्थ केयर इन इंडिया, इंडिया में कैसा हेल्थ केयर है? इंडिया हैज़ द लार्जेस्ट नंबर ऑफ मेडिकल कॉलेज इन द वर्ल्ड एंड अमंग द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर्स ऑफ डॉक्टर्स। ऑब्वियसली इंडिया में बहुत ज़्यादा मेडिकल कॉलेज है और इंडिया के बहुत ज़्यादा डॉक्टर्स भी निकलते हैं हर साल, और फिर इवन वो डेवलप्ड कंट्रीज जाते हैं जॉब करने के लिए, इवन वो प्रोवाइड करते हैं। इंडिया इज़ अ सर्विस प्रोवाइडर। इंडिया डॉक्टर्स की सर्विस प्रोवाइड करता है पूरे दुनिया को। जैसे यूएस में आप देखोगे इंडियन डॉक्टर्स, आप न्यूजीलैंड में इंडियन डॉक्टर्स देखोगे, ऑस्ट्रेलिया में इंडियन डॉक्टर्स देखोगे, ब्राज़ील में, साउथ अमेरिकन कंट्रीज़ में, कनाडा में आप इंडियन डॉक्टर्स देखोगे। इंडिया इज़ 4th लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ मेडिसिन इन द वर्ल्ड। इंडिया में, ये तो थोड़ा सा पुराना ही ये डेटा होगा, लेकिन फिर भी आप देखो कि इंडिया एक अच्छा खासा है हेल्थ सेक्टर पे। इवन मेडिकल टूरिज्म हम उसको बोलते हैं। बाहर से पेशेंट्स आते हैं दिल्ली इलाज कराने, ऑपरेशन कराने, क्योंकि यहाँ पे उनको बाकी कंट्री से सस्ता पड़ता है लेकिन अच्छा इलाज मिलता है। जैसे अफ़गानिस्तान से, यहाँ से ये बांग्लादेश से, फ्राम
डिफरेंट कंट्रीज़ यहाँ पे आते हैं, श्रीलंकन्स आते हैं, नेपाल से, भूटान से आते हैं इलाज कराने के लिए। तो इंडिया फोर्थ लार्जेस्ट है मेडिसिन बनाने में वर्ल्ड में। आज अभी तो रैंकिंग चेंज हुई होगी, लेकिन इंडिया फार्मास्यूटिकल्स में मेडिसिन बनाने में बहुत आगे है। जब भी कोविड हुआ और वैक्सीन बहुत ज़्यादा नंबर पे इंडिया ने ही लॉन्च किए, इंडिया ने ही प्रोड्यूस किए, इंडिया वैक्सीन प्रोडक्शन में भी इंडिया बहुत आगे है। जो इनके इंग्रेडिएंट्स होते हैं ना वैक्सीन के या मेडिसिन के, वो हम चाइना से इम्पोर्ट करते हैं। एडिशनल पॉइंट याद रख लेना। वो जो है एक्टिव जो APIs होते हैं, इंग्रेडिएंट्स होते हैं जो हम मेडिसिन में यूज़ करते हैं, वैक्सीन में यूज़ करते हैं, वो हम चाइना से इंपोर्ट करते हैं। लेकिन इंडिया मेडिसिन बनाता और वैक्सीन बनाने में बहुत आगे है। Most doctors settle in urban areas while people in rural areas have to travel long distance for medical facilities। तो ज़्यादातर डॉक्टर्स प्रेफर करते हैं फिर लेकिन खुद बड़े बड़े हॉस्पिटल्स में काम करना, अर्बन एरियाज़ में रहना। उस वजह से क्या होता है कि जो अच्छे स्पेशलिस्ट के पास जाने के लिए दूर दराज इलाकों के लोगों को जाना पड़ता है बहुत ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल करके। लेकिन कुछ टाइम से अगर हम अभी की बात करेंगे, NRHM जो नेशनल हेल्थ रूरल मिशन जो हुआ, उसके अंदर बहुत सारे डॉक्टर्स को ये किया गया, अपॉइंट किया गया, या एज अ मेडिकल ऑफिसर्स को डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स में रखा जाता है। और इस वजह से हेल्थ केयर अच्छा हुआ और रूरल एरियाज़ में भी अच्छा है अब हेल्थ केयर। लेकिन फिर भी आजकल अगर देखेंगे जो फॉर फ्लंग एरियाज़ है, जैसे गुरेज होगा, अगर हम यहाँ की बात करेंगे, लद्दाख है, करगिल है, वहाँ से, या हिली एरियाज़ है, वहाँ पे ज़्यादातर डॉक्टर्स प्रेफर नहीं करते हैं क्योंकि उनको अपनी फैमिली भी, वो चाहते हैं अपने बच्चे भी अर्बन एरियाज़ में रखें, तो वो खुद भी रहना चाहते हैं वहीं पर। ठीक है। Most doctors, अच्छा, अब about 5 lakh people die from tuberculosis every year while 2 million cases of malaria are reported everywhere। Obviously इंडिया में पॉपुलेशन भी बहुत है ना, तो बहुत ज़्यादा लोग, लाखों में लोग मरते हैं ट्यूबरकुलोसिस से या मलेरिया जैसी डिजीज़ से। जो ये रैंकिंग या ये जो नंबर्स है ना, इसमें हम नेशनल जो फैमिली हेल्थ सर्वे है ना, फैमिली हेल्थ 5th जो आई है, उसके अकॉर्डिंगली फिर हम डेटा देंगे बाद में। फिलहाल आप बस ऐसी कॉन्सेप्ट याद रख लीजिए। प्राइवेट एंड पब्लिक हेल्थ केयर कैसा है? हेल्थ केयर इज डिवाइडेड इनटू 2 कैटेगरीज। हेल्थ केयर जो हेल्थ केयर सिस्टम है, वो तो 2 कैटेगरीज में उसको डिवाइड किया गया। एक तो पब्लिक हेल्थ सर्विसेज और दूसरा प्राइवेट हेल्थ सर्विसेज। ठीक है। पब्लिक हेल्थ सर्विसेज इज अ चेन ऑफ हेल्थ सेंटर्स एंड हॉस्पिटल्स रन बाय द गवर्नमेंट। पब्लिक हेल्थ सर्विसेज जो होती है वो वाले हेल्थ सेंटर्स और हॉस्पिटल्स होते हैं जिनको गवर्नमेंट चलाती है। वन इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ पब्लिक हेल्थ इज दैट इट इज मेंट टू प्रोवाइड क्वालिटी हेल्थ केयर सर्विसेज either free or at low cost so that even the poor can seek treatment। जो पब्लिक हेल्थ सर्विसेज होती है ना, वो गवर्नमेंट हेल्थ सेंटर्स होते हैं, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स होते हैं, जिसमें टैक्स पेयर, जो लोग टैक्स पे करते हैं ना, वही जो गवर्नमेंट रेवेन्यू जनरेट करता है, वही पैसे लगते हैं उन गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में। डॉक्टर्स फ्री इलाज करते हैं वहाँ पे, कुछ टेस्ट्स भी फ्री होते हैं, मेडिसिन भी कुछ फ्री मिलते हैं, तो वहाँ पे जो है फ्री इलाज मिलता है। या कुछ अगर बड़े बड़े टेस्ट होते हैं वो कम कॉस्ट में मिलते हैं, कम कीमत में मिलते हैं। इवन गरीब जो पुअर पीपल होते हैं वहाँ पे उनके लिए सबसे बेहतर वो फैसिलिटी अवेलेबल होती है। प्राइवेट हेल्थ सर्विसेज आर नॉट ओनर्ड और कंट्रोल बाय गवर्नमेंट। पीपल हैव टू पे अ लॉट ऑफ मनी फॉर एवरी सर्विस दे यूज़। अगर प्राइवेट हॉस्पिटल जाएगा इंसान, प्राइवेट डॉक्टर के पास जाता है, वहाँ पे आपको हाई फी देना पड़ता है, हाई हॉस्पिटल चार्ज देने पड़ते हैं। हर एक टेस्ट के लिए प्रॉपर एक फ़ी होता है। ब्लड टेस्ट हो या कोई भी टेस्ट हो, या बाकी जो थायराइड्स होते हैं, अल्ट्रासाउंड्स होते हैं, ठीक है, तो उनके लिए आपको बड़ी रकम देनी पड़ती है। लेकिन प्राइवेट में हेल्थ केयर एंड इक्वालिटी, अगर हम हेल्थ केयर की बात करेंगे और हम बोलते हैं जो इक्वालिटी की बात करेंगे, हेल्थ केयर में इक्वालिटी है। इन इंडिया प्राइवेट हेल्थ सर्विस आर इंक्रीजिंग बट पब्लिक हेल्थ सर्विस आर नॉट, एज कॉस्ट ऑफ दिस प्राइवेट सर्विसेज हाई, मेनी पीपल कैन नॉट अफोर्ड देम। इंडिया में अगर देखा जाए, प्राइवेट हॉस्पिटल्स बहुत बढ़ रहे हैं, प्राइवेट नर्सिंग होम्स बहुत बढ़ रहे हैं, प्राइवेट क्लिनिक्स बहुत बढ़ रहे हैं, लेकिन गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स की उतनी पेस नहीं है बढ़ने में। ठीक है, तो बहुत सारे जो लोग हैं वो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं प्राइवेट सर्विसेज समटाइम एनकरेज प्रैक्टिस विच आर अनएथिकल। बियरली 20% इंडियन पॉपुलेशन कैन अफोर्ड मेडिसिन दैट रिक्वायर ड्यूरिंग एन इलनेस। तो यहाँ पे तकरीबन बोला जाता है सिर्फ 20% ही इंडियंस जो है वो मेडिसिन ला सकते हैं आउट ऑफ पॉकेट, अगर वो बीमार होंगे तो। और जो प्राइवेट सर्विसेज होते हैं ना, वो कुछ अनएथिकल काम भी करते हैं। इन द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट, इट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट टू प्रोवाइड क्वालिटी हेल्थ केयर सर्विसेज टू ऑल डिसीजन्स, स्पेशली द पुअर एंड द डिसएडवांटेज। तो गरीब तबके को, डिसएडवांटेज तबके को किसकी जिम्मेवारी है हेल्थ केयर पहुँचाना, फैसिलिटीज़ पहुँचाना? ये गवर्नमेंट की जिम्मेवारी है। In 1996, Kerala decentralized its health budget at panchayat level to ensure effective health planning। देखो ये एग्जाम्पल बेस्ट है, याद रख लेना। 1996 में क्या हुआ, केरला ने डिसेंट्रलाइज किया, मतलब फंड्स को लोकल लेवल तक ले आए और हर एक लेवल पे यूज़ किया। ठीक है, पंचायत लेवल तक उन्होंने बजट, हेल्थ बजट लाया। पंचायत में जो रेवेन्यू होता है ना, उसमें भी थोड़ा हेल्थ के लिए रखा, ब्लॉक लेवल पे भी हेल्थ के लिए, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी, तो पंचायत लेवल पे उन्होंने हेल्थ बजट रखा सो दैट कि वो हेल्थ प्लानिंग जो है अच्छे से करे।
और तभी केरला के अगर आप इंडिकेटर्स देखोगे ना, इंडेक्सेस देखो, वो हमेशा उनका परफॉर्मेंस टॉप रैंकिंग स्टेट्स में होता है. द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ हेल्थ केयर कम्स फ्रॉम कोस्टा रिका वेयर द गवर्नमेंट प्रोवाइड्स फॉर एडुकेट हेल्थ केयर टू पीपल. कोस्टा रिका एक कंट्री है, आई थिंक ये फ्रॉम साउथ अमेरिका है कोस्टा रिका. तो ये एक ऐसी कंट्री है जहाँ पे गवर्नमेंट क्या करती है काम, गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा लोगों के लिए बहुत ज़्यादा काम करती है हेल्थ केयर के लिए. मतलब लोगों को फ्री हॉस्पिटल में कोई पैसा नहीं देना होता है, सर्विसेज एकदम स्पेशल होती है, टेस्ट फ्री होते हैं, डॉक्टर्स को अच्छा पे करते हैं, सो दे डॉक्टर्स क्या करते हैं अच्छे से ट्रीट करते हैं, ओवर क्राउडिंग नहीं होती है. तो उन्होंने बहुत काम किया हेल्थ केयर ऑफ द पीपल के लिए. ठीक है, तो ये थे आज 2 चैप्टर्स क्लास 7th NCERTs के. अब मैं ज़्यादा से ज़्यादा आपको कराऊंगी सो दैट कि जो है आप हम जल्दी से NCERTs कंप्लीट करें पॉलिटी के. फ्रॉम 6th to 12th क्लास हम सारी करेंगे. और बहुत सारी डिमांड आ रही थी कि दूसरे कंपोनेंट्स भी आप स्टार्ट करें. दूसरे ज़्यादा डिमांड आई थी हिस्ट्री और साइंस की. तो अब मैं आप कमेंट सेक्शन में लिख भी सकते हैं आपको साइंस चाहिए 6th से 12th पहले या हिस्ट्री चाहिए, तो उसी अकॉर्डिंगली मैं स्टार्ट करूँगी. और अगर आपको बैच में ज्वाइन करना है JKS 2023 वाले बैच में, उसमें पूरा इन डिटेल स्टैंडर्ड फ्रेश लेक्चर्स आपको मिलेंगे जनरल स्टडीज़ के हर एक कंपोनेंट के. तो उसमें रजिस्ट्रेशन अभी ओपन है, रजिस्ट्रेशन हो रही है, कुछ दिनों के बाद रजिस्ट्रेशन क्लोज की जाएगी. अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो WS Academy की ऐप डाउनलोड करें, फिर वहाँ पर जाके रजिस्टर करके आप ज्वाइन कर सकते हैं बैच को. और अगर आप में से किसी का जैसे इंग्लिश ग्रामर वीक है, कंप्यूटर वीक है, रीजनिंग मैथ वीक है, तो वो VLW कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं. अगर आप VLW एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो उसका भी प्रोसीजर सेम है. आपको WS Academy की ऐप डाउनलोड करनी पड़ेगी गूगल स्टोर से, फिर वहाँ पे जाके रजिस्टर करना पड़ेगा. तो बाकी आई विश यू ऑल द बेस्ट, टेक वेरी गुड केयर ऑफ योर सेल्फ, डू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड अदर एस्पिरेंट्स एज वेल, सो दैट कि मैक्सिमम स्टूडेंट्स को फ़ायदा मिले. आई विश यू ऑल द बेस्ट, टेक वेरी गुड केयर ऑफ योर सेल्फ.